ओके जी, लास्ट क्लास में हमने पैरामीटर पास किए थे थ्रेड्स को, आज हमने थ्रेड से कुछ रिटर्न करवाना है। हम एक एरे ले लेते हैं 1000 एलिमेंट्स की और मल्टीपल थ्रेड से उसको सम करते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं जहाँ से थ्रेड एक्सटेंड होगा। उसकी रिटर्न टाइप वॉइड पॉइंटर होगी, फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, आर्गुमेंट भी वॉइड पॉइंटर ptr। अब जो भी एरे आएगा उसको हमने सम करना है। सबसे पहले हम पॉइंटर को टाइप कास्ट करते हैं इंटीजर पॉइंटर सम एरे इज इक्वल टू इंटीजर पॉइंटर ptr। वाइड पॉइंटर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, वाइड पॉइंटर को यूज़ करने के लिए उसे किसी और टाइप में टाइप कास्ट करना होगा। अब हम यहाँ फॉर i इज इक्वल टू 0 i को डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर i इज लेस देन, नाउ इट डिपेंड्स कि आप साइज क्या रखना चाहते हैं। मैं n रख लेता हूँ एंड i प्लस प्लस। सम, अब एरे को सम करके कहीं सेव करना है। अगर मैं कोई ग्लोबल वेरिएबल सम ले लेता हूँ, सम इज इक्वल टू एरे इंडेक्स i, और यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ सम। ओके, पहली बात तो ये है कि सम को क्या मैं सम लोकल, सम का स्कोप क्या होगा, लोकल होगा या ग्लोबल होगा? सर लोकल हो सकता है। लोकल हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लोकल बना लूँ, जैसा कि आपने कहा कि लोकल बना लेते हैं, ओके, और रिटर्न सम। सर इस पॉइंट पर तो सर ये जो हमने आपने अंदर इसको सम रखा है ये तो ग्लोबल होगा ना इसका स्कोप, जो ओके, एरे वाला। हमने रिटर्न करना है इस दफ़ा। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लोबल रखा था क्योंकि उस वक्त हमने थ्रेड से कुछ रिटर्न नहीं करना था। अब हमने रिटर्न करना है। अगर मैं इसका स्कोप, जी अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं समझने के। अगर मैं इसका स्कोप रखता हूँ लोकल, ठीक, तो लोकल रखता हूँ तो मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा सम। अब सम तो नहीं कर सकता एक्चुअली, एड्रेस ऑफ सम करूँगा क्योंकि वाइड पॉइंटर रिटर्न हो रहा है। ओके। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो लोकल वेरिएबल होता है वो स्टैक पे ग्रो करता है और जैसे ही फंक्शन रिटर्न करता है लोकल वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि स्टैक अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो रिटर्न होने के बाद हमने स्टैक का एड्रेस रिटर्न करवा दिया, लेकिन बाद में स्टैक अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ गया। स्टैक की वो लोकेशन अब टॉप ऑफ स्टैक में कवर नहीं हो रही। टॉप ऑफ द स्टैक जहाँ पॉइंट कर रहा है वो उसके अंडर नहीं आ रही, यानी कि वो उसके बाहर है। अगर आपको स्टैक की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि स्टैक अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ गया, फंक्शन कॉल करने से पहले जहाँ था वहीं पर है। अब इसका मतलब है जो सम था वो अब स्टैक का पार्ट नहीं है, यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक के अंडर नहीं आ रहा। राइट सर। बेस एड्रेस लेके टॉप ऑफ द स्टैक तक हम स्टैक की वैल्यूज़ को काउंट करते हैं कि ये स्टैक का पार्ट है, बाकी स्टैक का पार्ट नहीं। अपने बस ये याद रखना है ये कि लोकल वेरिएबल स्टैक पे ग्रो करते हैं और जब फंक्शन रिटर्न करता है तो स्टैक अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है, यानी कि वो लोकल वेरिएबल सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर मैं किसी लोकल वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करवा रहा हूँ
और वो लोकेशन, वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो पॉसिबल है कि एरर आ जाए। ये अच्छी अप्रोच नहीं है कि ऐसे वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करवा के यूज़ करें। आप यूज़ करेंगे वो यूज़ हो जाएगा, उसकी रीज़न है। लेकिन अगर आपने कुछ और फंक्शंस कॉल किए उसके बाद यूज़ किया तो फिर वो यूज़ नहीं होगा, आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोकेशन कोई और फंक्शन यूज़ कर लेगा दरमियान में, तो उसको ओवरराइट कर देगा। अगर मैं इसका स्कोप रखता हूँ ग्लोबल, दिस इज ओनली इन द केस ऑफ रिटर्निंग एड्रेस, हाँ राइट? ओनली, अगर हम यानी अगर वैल्यू सिर्फ हमें नहीं रिटर्न वैल्यू, करनी है तो वैल्यू रिटर्न कर नहीं कर सकते ना आप। देखें वाइट पॉइंटर है, हाँ आप वैसे तो कर सकते हैं, आप वैसे तो फंक्शन से कुछ भी रिटर्न करवा लें, लेकिन ये तो थ्रेड है, ये फंक्शन तो एक्चुअली थ्रेड क्रिएट करेगा नहीं, तो इसकी तो रिटर्न टाइप वाइट पॉइंटर है। थ्रेड के केस में तो अगर आप एड्रेस ही रिटर्न करवा सकते हैं, और क्या करवा सकते हैं। हाँ, वैल्यू को एज ए एड्रेस करवा सकते हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन हमने एड्रेस ही रिटर्न करवाना है, क्योंकि वाइट पॉइंटर है तो हमने एक एड्रेस रिटर्न करना है। आम फंक्शंस में भी हम लोकल, अगर ये थ्रेड ना होता तब भी हम लोकल वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न नहीं कर सकते थे, तब भी ये इशू था। अगर मैं इसका स्कोप ग्लोबल रखता हूँ तो फिर प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर मैंने एक से ज़्यादा थ्रेड्स क्रिएट करने हैं तो वो सम को मॉडिफाई कर रहे होंगे सारे। अगर 4 थ्रेड्स हैं तो चारों थ्रेड्स इसी सम वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे होंगे। पार्शियल सम तो नहीं कैलकुलेट हो पाएगा। से 2 थ्रेड्स हैं, दोनों सम में राइट कर रहे हैं और सम कॉमन है क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है। सर अगर हम एक अरे बना लें और उसमें 4 स्लॉट्स कर लें और पार्शियल सम्स रखवा दें एंड पे, हम उसको टुगेदर कर उसको सम नहीं, वो अप तो कर फिर वही हो गया ना कि आप रिटर्न क्या करवाएंगे फिर। लें। हाँ, ये हो सकता है, जैसे हाँ आपकी बात मैं इस तरह समझ सकता हूँ कि आपने कहा कि एक एरे ले लें 4 एलिमेंट्स का, और उतने एलिमेंट्स का ले लें जितने आपने थ्रेड्स क्रिएट करने, और हर थ्रेड अपने एलिमेंट पे राइट करे, अपनी पोजीशन पे राइट करे। यस इनके थ्रेड, फर्स्ट थ्रेड है तो इंडेक्स 0 पे राइट करे, 2 पे करे, 3 पे करे, 4 पे करे, एंड सो ऑन, और फाइनली फिर वो रिटर्न भी करते रहें, क्योंकि वो ग्लोबल होगा तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। यस, ये भी ठीक है। अगर हम हीप को यूज कर लें, अगर हम हीप को यूज कर लें, आप न्यू का ऑपरेटर यूज करते थे ना, ये आपको हीप पर मेमोरी एलोकेट करवा के देता है। यहाँ पर हमारे पास सी के अंदर मैलोक का फंक्शन मेमोरी एलोकेशन, इसमें हमने बाइट्स में साइज बताना है, कितने बाइट्स हम रिजर्व करना चाहते हैं। 4 बाइट्स, 8 बाइट्स, हम कहते हैं जो भी साइज ऑफ इंटीजर है। इतनी मेमोरी हमें रिजर्व करवा दो। साइज ऑफ इंटीजर हमें रिटर्न कर देगा साइज ऑफ वेरिएबल इन बाइट्स। इंटीजर अगर 4 बाइट्स का है तो 4 रिटर्न कर देगा। ओके, 4 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व की और इसने 4 ही रिटर्न किया। मैलोक के फंक्शन ने 4 बाइट्स की मेमोरी हीप पर रिजर्व की है। हमने देखे थे कुछ सेगमेंट्स देखे थे कि कोड सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, हीप और स्टैक एक सेगमेंट को शेयर कर रहे हैं, तो हीप पे क्रिएट हो गई है। राइट। अब हीप पर कोई भी फंक्शन मेमोरी रिजर्व करवाए तो उसके रिटर्न होने पर वो मेमोरी
रिलीज नहीं होती जब तक उसे एक्सप्लिसिटली रिलीज ना करवाया जाए, उसे फ्री ना करवाया जाए, तब तक फ्री नहीं होती। सर हम इसका मतलब पॉइंटर्स भी एक ऑल्टरनेट, हम पॉइंटर्स भी यानी यूज कर सकते हैं कि किस चीज़ का पॉइंटर? इंटीजर पॉइंटर अगर हम एक इस फंक्शन के अंदर अगर हम क्रिएट कर लें। देखें, आप सिंपली अगर पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो पॉइंटर तो जस्ट पॉइंट कर सकता है। लास्ट लेक्चर के आखिर में हमने देखा था कि वो तो एक एड्रेस होल्ड कर सकता है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे पॉइंटर बनाता हूँ तो पॉइंटर भी स्टैक पे ग्रो करेगा ना, सारे लोकल वेरिएबल्स स्टैक पे ग्रो करेंगे। अगर मैं ये काम नहीं करता, मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर सम, ये का आपने पॉइंटर बना लिया। इसलिए कह अब रहे थे पॉइंट कि मुझे याद पड़ता है हमने पिछले पहली 5 क्लासेस विद इन 5 क्लासेस देखा था कि जो पॉइंटर्स हैं वो ग्लोबल होते हैं, उनकी एक्सेस। नहीं, आप पॉइंटर्स ग्लोबल एक्चुअली पॉइंटर जिसने एड्रेस को सेव करना है वो खुद भी तो है ना कहीं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया था। अब लोकल अगर उसका स्कोप लोकल है, अगर फंक्शन के अंदर वो डिक्लेयर हो रहा है तो वो स्टैक पे डिक्लेयर हो रहा है, ग्लोबल तो नहीं हो रहा। अगर ग्लोबल है अगर ग्लोबल है तो फिर वो डाटा सेगमेंट का पार्ट होगा। ये चीज़ हम डिटेल में देख चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली सम कर देता हूँ तो एड्रेस ऑफ सम को मैं कुछ एलोकेट नहीं करवा सकता, सम को कुछ मेमोरी पॉइंट करवानी है। ये तो सिंपल पॉइंटर है, ये तो एड्रेस होल्ड करेगा। किस चीज़ का एड्रेस होल्ड करवाना है? तो ठीक हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो किस चीज़ का एड्रेस होल्ड करवाना है, तो हम ये काम कर देते हैं कि अब मैं ये समझा रहा हूँ कि साइज ऑफ ऑपरेटर साइज रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का, दैट इज 4, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे 4 एज्यूम करता हूँ कि 4 है, आप डिस्प्ले भी करके देख सकते हैं 4 ही होगा। तो मैलक को एज ए आर्गूमेंट मिला 4, इसका मतलब है कि 4 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व करवानी है। कहाँ पर? हीप पर, स्टैक पर नहीं, हीप पर, और उसका एड्रेस रिटर्न करना है। और उस एड्रेस को हम टाइप कास्ट कर लेते हैं इंटीजर पॉइंटर में, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वाइड टाइप का है। अब सम लोकल वेरिएबल है, सम जो है वो स्टैक पे ग्रो हुआ है, लेकिन वो होल्ड क्या कर रहा है? एड्रेस ऑफ हीप। जब फंक्शन रिटर्न करेगा तो ये सम डिस्ट्रॉय होगा, हीप डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि हीप पर जो क्रिएट होता है उसे एक्सप्लिसिटली फ्री का फंक्शन यूज करते हुए फ्री करवाना पड़ता है, अदरवाइज वो फ्री नहीं होता। बेशक फंक्शन रिटर्न करता है, फंक्शन रिटर्न कर जाए, इवन देन हीप से मेमोरी रिलीज उस वक्त तक नहीं होती जब तक हम एक्सप्लिसिटली करते नहीं। एक लोकल वेरिएबल है जो कि पॉइंटर है, पॉइंट कर रहा है एक ऐसे रीजन को जो कि हीप पर क्रिएटेड है। क्लियर है ये बात? यस सर। ओके। अब हम यहाँ पर अब इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं, क्योंकि वो सम इज इक्वल टू 0, इसे इनिशियलाइज कर दिया ताकि सम प्लस इज इक्वल टू रे ऑफ आई, और फाइनली एड्रेस ऑफ सम। अब चूंकि वो पॉइंटर है तो सिंपली सम रिटर्न करेंगे, क्योंकि सम इटसेल्फ एक पॉइंटर है। एड्रेस ऑफ सम करूंगा तो उसका मतलब है पॉइंटर का एड्रेस चला जाए, तो पॉइंटर का एड्रेस तो नहीं भेजना मुझे, तो एक्चुअली जो पॉइंटर कंटेन कर रहा है, जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस चला जाए, मींस हीप का एड्रेस चला जाए। और वो इंटीजर पॉइंटर है तो इसे टाइप कास्ट कर दूंगा वाइड पॉइंटर में। यहाँ तक बताएं मुझे, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ जो समझना ही हो? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं।
सर ये आपने सम को इनिशियलाइज किया तो आपने वो उसका एड्रेस दिया सर, जब ये फॉर लूप के अंदर यूज थे तो इधर भी तो एड्रेस आना चाहिए वेरिएबल का। हाँ, यहाँ पे चूंकि ये पहले लिख लिया था कोड मैंने, तो ये सर वो उसे डी रेफरेंस करके उसे करना है सब। सर जब हमें अरे पास हुई है उसका हमें साइज कैसे पता चलेगा जो n है? हाँ, n को तो हम ग्लोबल रख सकते हैं या फिर यहाँ पे हार्ड कोड कर सकते हैं। n को हम यहाँ पे ग्लोबल रख सकते हैं, इंटीजर n इज इक्वल टू से 2। ओके, या आप इसे डायनामिकली कट कर सकते हैं, या आप इस तरह कर सकते हैं कि आप नंबर ऑफ थ्रेड्स, टोटल एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ थ्रेड्स इस बेस पर निकाल लें। नो, इट्स अप टू यू। ओके, हमारा जो ऐड का फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एरे है 1000 एलिमेंट्स की और उसको हमने सम करना है, और एरे भी ग्लोबल बना लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं नंबर्स की एरे 1000 एलिमेंट्स हैं, और उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं मेन फंक्शन फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 1000, i प्लस प्लस, और एरे ऑफ i इज इक्वल टू रैंडम का फंक्शन यूज़ करके इनिशियलाइज कर लें, क्योंकि एक्चुअली मकसद तो हमारा थ्रेड से सम करना है। एरे कुछ भी हो सकती है, या मैं इसे 1 असाइन कर रहा हूँ, या आप इसे i असाइन करके कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं 1 कर रहा हूँ ताकि जो सम आए वो साथ चेक भी हो जाए कि वो ठीक है या गलत है। तो 1000 एलिमेंट्स को मैं जब सम करूँगा और हर एलिमेंट पर 1 पड़ा हुआ है, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी 1000 मिलेगा। एरे इनिशियलाइज हो गया। अब pthread underscore t pid1 pid2 pid3 pid4 4 थ्रेड्स बनाने हैं। ये भी आप एरे बना सकते हैं। और फंक्शन pthread underscore create, first argument is the address of thread, second argument default attributes, उसके लिए null, third parameter is the address of function जहाँ से आपने थ्रेड एक्सटेंड करना है, और फोर्थ पैरामीटर इज द आर्गुमेंट टू दैट फंक्शन। अब हमने एरे को पास करना है, तो एरे टाइप कास्ट कर देते हैं वाइड पॉइंटर में। अब एक और थ्रेड बना लेते हैं, थ्रेड 2, आईडी सेव करनी है 2 में, और लास्ट पैरामीटर जो है, अब मैं चाहता हूँ कि 1000 एलिमेंट्स की एरे में से फर्स्ट 0 टू, यानी कि जो फर्स्ट 250 एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट थ्रेड को चले जाएं, नेक्स्ट 250 सेकंड थ्रेड को जाएं, जो उससे नेक्स्ट हैं वो थर्ड थ्रेड को पास हों, और जो लास्ट 250 एलिमेंट्स हैं वो फोर्थ थ्रेड को पास हों। यानी कि 4 थ्रेड्स हैं तो इक्वली एरे सबको पास हो, इक्वल रीजन पास हो, ताकि वो इनको प्रोसेस करें।
ओके, मुझे बताएं यहाँ मैं क्या पास करूँ, यहाँ पे क्या सेट करूँ? मुझे नेक्स्ट चंक पास करना है 250 का। थाउजेंड एलिमेंट्स की एरे है, उसको 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। पहला पार्ट चला गया, यहाँ पर मैं देता हूँ 250, 250 और लेकिन ये तो एलिमेंट चला जाएगा, ये तो एज एलिमेंट जाएगा, तो साथ में एम्परसेंड लगा दूंगा। इसका मतलब है एड्रेस ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर? तो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, अब ये 500 एंड 750। यहाँ तक बताएं, कोई प्रॉब्लम? 0 से 249 तक एलिमेंट्स मैंने पास कर दिए, यानी कि फर्स्ट 250 एलिमेंट्स मैंने पास कर दिए फर्स्ट थ्रेड को, सेकंड 250 एलिमेंट्स दूसरे थ्रेड को, देन 250 एलिमेंट्स तीसरे थ्रेड को, और लास्ट 250 एलिमेंट्स चौथे थ्रेड को मैंने पास कर दिए। ठीक। अच्छा, एक बात याद रखनी है, ये जो मैंने एरे पास किया है, तो ये पूरा एक्चुअली फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पास हो गया। पूरी एरे एक्सेसिबल होगी उस थ्रेड के अंदर। इसी तरह जब मैंने 250 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका मैंने एड्रेस पास किया है, वहाँ से ऑनवर्ड सारी एरे एक्सेसिबल होगी, और उसके पीछे जितने एलिमेंट्स हैं वो भी एक्सेसिबल होंगे। लेकिन हम एक्सेस नहीं कर रहे, हम वहाँ से सिर्फ n तक जा रहे हैं, 250 तक जा रहे हैं। ओके, अब वर्कर थ्रेड्स क्रिएट हो गए। जो मेन थ्रेड है उसने वेट करना है उनके कंप्लीट होने का, तो p थ्रेड अंडरस्कोर join PID1। ओके, अब यहाँ पे तो हम नल पास करते थे, अब नल पास तो नहीं हो रहा, अब तो वहाँ से एक एड्रेस आ रहा है, और वो एड्रेस है अब यहाँ पर बताएं क्या करें। सर हम कोई वेरिएबल क्रिएट करके उसको p थ्रेड अंडरस्कोर जॉइन के इक्वल असाइन करते हैं मेरे में भी। नहीं, यहाँ पर वो तो बाय रेफरेंस आ रहा है ना। अब वहाँ से जो रिटर्न हो रहा है वो ज्वाइन के फंक्शन से हमें रिटर्न होगा, यहाँ पर मिलेगा एज ए सेकंड आर्गुमेंट। void pointer someone, और यहाँ पर मैं एड्रेस ऑफ समवन पास करता हूँ। सही है सर। ठीक है, अब ये मैं आपको बता चुका हूँ सेकंड टाइप किस डबल पॉइंटर एक्चुअली। इसी तरह मैं क्रिएट कर लेता हूँ sum2, sum3 and 4।
2 and finally integer sum is equal to sum1 plus sum plus करके सम किया। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? सर ये हमने पर पॉइंटर तो डिक्लेयर कर लिया है और उसकी टाइप भी वॉइड है, तो उसके अलावा हमने कोई पॉइंटर को कोई वेरिएबल का एड्रेस असाइन नहीं किया, तो किसको पॉइंट कर रहा होगा? वो यहाँ से रिटर्न हो रहा है, किसको पॉइंट कर रहा होगा वो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है यहाँ पे। सर तो ऊपर वो एक्चुअली वो वहाँ से जो हम रिटर्न कर रहे हैं सम, जो हीप का एड्रेस हम रिटर्न कर रहे हैं वो उस हीप के एड्रेस को हो जाएगा सर। सर ये आपको टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि वो वॉइड आ रहा है और ये इंट है। वो ये तो मैच हो रहा है, ये भी वाइड है और यहाँ भी वाइड है, जी ये तो सर। आपस में मैच हो रहे हैं, लेकिन अब सम करने के लिए मुझे मैच करना है। अब क्या करूँ? सबसे पहले तो इसे इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्ट करूँ, फिर क्या करूँ? फिर इसको डी रेफरेंस करूँ, फिर पॉइंटर में टाइप कास्ट हो गया, अब डी रेफरेंस हुआ। कर सकता हूँ ऐसे में? सर जी अगर हम ऐसे कर लें कि एक जो हमने इंट सम बनाया है, सम को हम वॉइड रख लें, उसको एंड पे इकट्ठे ही सारा इंटीजर कास्ट कर दें। लेकिन मैं सम नहीं कर, डी रेफरेंस कर नहीं सकता वाइट पॉइंटर को। वाइट पॉइंटर को मैं यूज़ कर नहीं सकता बगैर टाइप कास्ट किए, तो ये काम करना पड़ेगा। मैं पेस्ट कर देता हूँ, बाद में नाम चेंज कर दूँगा, वो ज़्यादा आसान है बजाय कि मैं इसे टाइप करूँ। 4 3 2 1 ठीक। और अब हम सम करके देखते हैं। सम इज पर्सनली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कोड में कोई टाइपो? इसे रन करके कंपाइल करके देखते हैं। जी array is undeclared। यहाँ पर हमने नंबर्स यूज़ किया ना, तो यहाँ नंबर्स आए। array undeclared, यहाँ भी हमने array यूज़ कर लिया नाम, तो यहाँ भी हम नंबर्स ही यूज़ करेंगे। सर जो हमारा फंक्शन है उसमें भी हमने एक जगह पे नहीं सम, वो तो एरे लो, हाँ वो तो ये वाला एरे है ना। सही सही सही। ठीक है, जी कंपाइल हो गया। अब इसको जी सम इज
1000। मैंने हर एलिमेंट को 1 से इनिशियलाइज किया था। तो अब ये जो सम हुआ है ये थ्रेड्स ने करके दिया। अब नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़? फिर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ तक देख लें। अब नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज करते हैं। हम हम जितने चाहे कर सकते हैं। अगर 10 थ्रेड से ये काम करना है तो हर थ्रेड को 100 एलिमेंट्स मिलेंगे। ये डायनेमिक रखें, फॉर लूप से सब काम करें। ये PID की भी एरे बनाते हैं, सम की भी एरे बनाते हैं। ये कोड समझ आया है? यस सर। इसमें एक तो आपने ये समझ आना चाहिए आपको कि ये मैंने पहले पॉइंटर डिक्लेयर किया है, फिर पॉइंटर को भी बाय रेफरेंस पास किया है, यानी कि उसका एड्रेस पास किया है। ये क्यों किया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अब आप pthread_join की डिक्लेरेशन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने ऐसा काम क्यों किया। मैं ये टाइप कास्ट क्यों कर रहा हूँ? ये मैं वार्निंग से बचने के लिए कर रहा हूँ। अब अगर इसी को मैं कंपाइल करूँ विद, तो देखिए कोई वार्निंग नहीं आई। अगर मैंने टाइप कास्ट ना किया होता प्रॉपर तो यहाँ पे वार्निंग्स आती। ओके, अगर मैं कहूँ कि अपने 10 थ्रेड्स क्रिएट करके ये काम करते हैं तो क्या करेंगे? हर थ्रेड को 100 एलिमेंट्स 100 एलिमेंट्स पास कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अलावा ये कॉपी करेंगे 6 दफ़ा और यहाँ पर आपने फॉर लूप लगाना होगा। यहाँ भी आपने एरे डिक्लेयर करना होगा, यहाँ भी एरे डिक्लेयर करना होगा। इस n को भी आपने डायनेमिकली असाइन करनी होगी वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ थ्रेड्स यू वांट टू क्रिएट। अब मुझे कितनी आपको समझ आई है इस चीज़ को चेक करने के लिए और आपकी जो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग स्किल्स को भी देखने के लिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। कोड आपके साथ में भी शेयर कर देता हूँ। आपने नंबर ऑफ थ्रेड्स एज ए कमांड लाइन आर्गुमेंट गेट करना है। एरे को फिक्स रहने दें, इन नंबर्स को फिक्स रहने दें, 1000 इनिशियलाइज भी हार्ड कोड ही रहने दें। जस्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, नंबर ऑफ थ्रेड्स एज ए कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आएंगे। 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। सर हाँ, तो हम ये जो हमने पी थ्रेड हमने PID1 के PID2 के, तो हम ये मैलोक को यूज़ करके ये बनाएंगे नहीं, अरे मैलोक को यूज़ नहीं करेंगे ये। हाँ, आप एरे मैलोक को यूज़ करके बना सकते हैं। PID पी थ्रेड की। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, जैसे आप मैलोक को यूज़ करके बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हीप पे बना सकते हैं।
तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। अब ये आपको सिर्फ एक ही फंक्शन लिखना है, यहाँ पे भी उस एरे का इंडेक्स आ जाएगा, यहाँ पे फंक्शन का नेम आ जाएगा और यहाँ भी अकॉर्डिंगली आप पास करेंगे। मुश्किल नहीं है, जस्ट थोड़ी सी एफर्ट करें और ये काम आप इजीली कर सकते हैं। सारा काम हुआ है, जस्ट आपने इसको कन्वर्ट करना है लूप से और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से। सर ये कोड शेयर करते कि मैं अभी कोड आपके कर साथ लेगा, शेयर कर रहा टाइप हूँ, ये कोड मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, proc.c। तो टास्क समझ आ गया सबको? ये जो मैं आपको क्लास Yes, में sir. टास्क देता हूँ, दिस इज, अगर आप रेगुलर क्लास में होते तो ये आप मुझे एक्चुअली करके दिखा रहे होते अपनी नोटबुक के ऊपर, ठीक है? चूँकि ऑनलाइन क्लास है तो आपने ये सबमिट करवाना है टास्क, में इसकी सबमिशन क्रिएट कर देता हूँ। कॉपी ना कीजिएगा, क्योंकि कॉपी करेंगे तो फिर उसको 0 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिए हैं नंबर ऑफ थ्रेड्स 4 पे। अब आपने यूज़र से गेट करना है, यानी कि कमांड लाइन आर्गूमेंट्स लेने हैं और उसकी बेस पर आपने क्रिएट करना है। ठीक है, मैं कोड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चैट विंडो में मैंने कोड शेयर कर दिया। मैं इसको दोबारा सेंड करता हूँ, सेंड नहीं हुआ। कोड कॉपी पेस्ट कर दूँ, सी की फाइल शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा।